नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका राजस्थान जीके बाई एस.जी. जसर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम इसमें एनसीईआरटी पुस्तकों से संबंधित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हैं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं, उन पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे इस वीडियो के साथ, एक एक बिंदुओं को सुने जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ही अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा ये प्रथम चैप्टर रहेगा, वो रहेगा अध्याय 1 से संबंधित, और वो है संसाधन। फिर इसमें दूसरा चैप्टर रहेगा जल, और तीसरा रहेगा खनिज। इन तीनों चैप्टरों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पूर्व साथियों, अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज के टॉप और मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्येक वस्तु बिंदु संख्या 1 जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यानी संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या है? तो संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यदि आपके पास पेन है तो वो आपकी आवश्यकता को पूरा करती है लिखने का, तो वो एक संसाधन है। आप स्वयं वो किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते हो तो आप स्वयं एक मानव संसाधन हो। प्रत्येक वो वस्तु जो किसी न किसी कार्य के लिए उपयोग में आती हैं, किसी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। फिर है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। प्रश्न पूछ रही, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? तो अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए, अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण बनाने में समर्थ होने के लिए कुछ कौशल के अंदर सुधार किया जाता है। उस कौशल के अंदर किया गया सुधार जो है मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हमारा अगला बिंदु संख्या 3 रहेगा, एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना और प्रत्येक बिंदु को अपनी एक नोटबुक में नोट करते रहना। ये प्रत्येक बिंदु परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक और भविष्य के लिए शिक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और यहाँ पर शिक्षण नहीं आएगा, संरक्षण आएगा। इसमें यहाँ पर संरक्षण शब्द आएगा, शिक्षण नहीं आएगा। ध्यान रखना, थोड़ा टाइप में गलत हो गया है। कुछ शब्द टाइपिंग के समय गलत हो जाते हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। और हालांकि मैं आपको बता दूंगा कौन से शब्द थोड़े मिस्टेक हुए थे। अगला हमारा बिंदु रहेगा, विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को पेटेंट कहते हैं। यदि मान लो विचार या किसी आविष्कार पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक देश, एक राज्य, एक क्षेत्र का अधिकार है, उसको हम पेटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटेंट बोलेंगे। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न पूछ ले, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। उदाहरण के लिए, आज से कुछ वर्षों पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, फिर कौशल के द्वारा एक नवीनतम ज्ञान प्राप्त किया गया था, फिर उसका प्रयोग करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन बनवाया गया था। अगला बिंदु, एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुनना, पढ़ना। और हमारा अगला जो बिंदु रहेगा
वह बिंदु है प्राकृतिक संसाधन का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु एवं ऊंचाई जैसे अन्य भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। एक प्रश्न पूछ ले, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन पर निर्भर करता है? तो जो है संसाधनों का जो वितरण है वहाँ की जलवायु, ऊंचाई जैसे अन्य भौतिक कारक होते हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। संसाधनों को मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन अथवा मानव संसाधन। एक तो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ हमें हवा देता है तो एक प्राकृतिक संसाधन है। एक मानव निर्मित संसाधन होता है, जैसे पेन है, पेंसिल है, बाइक है, कार है। और एक होता है मानव क्षम संसाधन होता है। फिर अगला बिंदु है वस्तुओं को कम उपयोग करना, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना। ये संसाधन संरक्षण के मुख्य तरीके हैं। वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना और वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण का मतलब है उन्हें पुनः उपयोग करना। और ये क्या है, संसाधन के मुख्य तरीके हैं। संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी उपयोग के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन जो पुनः चक्रित हो सकते हैं, पुनः बनाए जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन। और जिन संसाधनों का भंडार सीमित होता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिन संसाधनों की भंडार सीमित हैं, कम हैं अथवा उन्हें पुनः बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और हमारी उपयोग दर से उनकी निर्मित दर बहुत ही कम होती है, उन्हें अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अब यह प्रश्न 23 संसाधनों से संबंधित है। अगले प्रश्न हमारे रहेंगे जो जल से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 11वां है, पृथ्वी के 30% भाग पर जो है भूमि है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? 30% भाग पर भूमि है। प्राणियों पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची CITES संस्था बनाती है। प्रश्न पूछ ले, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची CITES संस्था बनाती है। कौन सी संस्था बनाती है? CITES संस्था बनाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी की परत होती है, जो पृथ्वी का पृष्ठ होता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये ऊपर वाला पृष्ठ है ये, और ऐसा पृष्ठ, इसके ऊपर छोटे छोटे दानेदार जो आवरण की एक पतली परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा, यानी मिट्टी। थोड़ा यहाँ पर शब्द गलत छप गया है, ये मृदा ऐसे होगा, ठीक है। तो मृदा कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। कुछ शब्द टाइप गलत हो जाते हैं, गलत छप जाते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सही लिख देना, लिखते समय या पढ़ते समय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि एक हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रश्न संख्या 15 है, सभी जीवित जातियां जीवन के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर हो रहती हैं। इससे जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र किसे कहते हैं? सभी जीवित जातियां जीवन के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे विद्यार्थियों 16वां, अगला बिंदु पढ़ने से पूर्व मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे।
आपके एक सब्सक्राइब करने पर मेरा वीडियो बनाने का 2 गुना हौसला बढ़ जाता है। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी जो है कुछ क्या वो मोटिवेशन बढ़ जाता है। और अपने साथियों में भी अधिक से अधिक शेयर करते रहे। कम से कम अपना लक्ष्य रखें कि आप रोजाना इस वीडियो को 10 या 15 लोगों के अंदर शेयर करें, ताकि इससे अन्य लोगों को, अन्य विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उनको भी इसका फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है अपसय शब्द से तात्पर्य। अपसय शब्द से तात्पर्य तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया। यहाँ पर क्रिया गलत शब्द है, क्रिया ऐसे आएगा। और पौधों और प्राणियों तथा मनुष्य के गिरे तालाब द्वारा अनावर्त शैलों का टूटना, जो और सही होना, ये क्या है, अपसय कहलाता है। टूटना यहाँ पर सही होना नहीं आएगा, क्षय होना आएगा। क्षय होना जो है अपसय कहलाता है। पृथ्वी पर अलवणीय जल केवल 2.60% ही है। पृथ्वी पर कुल जल है, उनमें से अलवणीय जल यानी मीठा जल, जिसमें खारा नहीं है, लवणीयता की मात्रा नहीं है, वो 2.7% है। और अगला 18 बिंदु और भी महत्वपूर्ण देखना। महत्वपूर्ण कैसे है, देखो कि जो 2.7% अलवणीय जल है, उसमें भी 70% भाग है जो बर्फ से ढका हुआ है। 70% भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास पीने योग्य जल कितना है। पीने योग्य जल कितना है, बहुत कम है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का बचाव करना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। यदि आप किसी नल को खुला छोड़ दें या कोई नल लीकेज है, तो एक टपकता हुआ नल 1 वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, एक टपकता हुआ नल 1 वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देता है। अगला प्रश्न है CITES का पूरा नाम क्या है। पूछ ले CITES का पूरा नाम क्या है, तो कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वापस एक बार ध्यान से सुनना। CITES का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका पूरा नाम है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 21वां। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसे खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। क्या होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह खनिज कहलाता है। वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज कौन कौन से देखते हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः लौह, अयस्क और तांबा। लौह, अयस्क और तांबा मुख्यतः धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कोयला, चूना और पत्थर है। धात्विक खनिज कौन कौन से है, लौह, अयस्क और तांबा। और अधात्विक खनिज कोयला, चूना, पत्थर। चूना, पत्थर, चुनाव नहीं आएगा, चूना पत्थर आएगा। अधात्विक खनिज कोयला, चूना, पत्थर। अगला प्रश्न 26वां है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से
खनिजों को बाहर निकालना, दबी, यहाँ पर गलत शब्द गए, यहाँ पर आएगा शैलों। देखो क्या, जब जल्दबाजी में टाइपिंग में रहते हैं तो कुछ बिंदु गलत हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं बताया जाएगा, सब बिंदुओं को सही समझाया जाएगा। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से, पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई शैलें हैं, इन शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी के शैल, शैल बोलते हैं चट्टानें, इनके अंदर दबी, जो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है खनन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27वां है। उच्च कोटि के लौह अयस्क का, उच्च कोटि के लौह और अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील है, जहाँ पर सबसे उच्च कोटि और अयस्क प्राप्त किया जाता है। उच्च कोटि का अयस्क प्राप्त किया जाता है कहाँ पर? ब्राजील में। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जो सबसे बड़े उच्च कोटि के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 28वां बिंदु है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ताप ऊर्जा जो भूमि से प्राप्त की जाती है, ताप ऊर्जा जो भूमि की सतह से, यानी भूमि की सतह से प्राप्त की जाती हैं, भूमि के अंदर से। कहाँ से? भूमि के अंदर से प्राप्त की जाती है, उन्हें भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ताप ऊर्जा जो भूमि की सतह से या भूमि के अंदर से प्राप्त की जाती है उन्हें भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखो भूमि अंदर से बहुत गर्म है, भूमि के अंदर से बहुत गर्म है, और उस अधिक ताप होता है, भूमि का अंदर से बहुत अधिक तापमान होता है, और उस तापमान के द्वारा भूमि से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, ताप ऊर्जा होती है, उन्हें भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला हमारा बिंदु है 30वां। भारत का विश्व में अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से, भारत का विश्व में अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से, भारत का विश्व में अभ्रक उत्पादन एवं निर्यातक की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यानी अभ्रक के उत्पादन और निर्यातक, निर्यात किसे कहते हैं? दूसरे देशों में किसी वस्तु को बेचना, उसकी दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला हमारा 31वां बिंदु। फटाफट अपने दोस्तों में इस प्रश्नों को शेयर करते रहें ताकि इनका लाभ उन्हें भी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें ताकि हर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, ये आपका दायित्व बनता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक अच्छा लेसन तैयार करके दूँ, तो आपका भी हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ शब्द मिस्टेक है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे पता रहे। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस परत के द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी सतह के निकट स्थित खनिजों को, यहाँ पर परत नहीं आएगा, जिस विधि से, यहाँ पर विधि आएगा, जिस विधि से आसानी से, जिस विधि द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। अगला बिंदु है, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर है? भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो मुख्यतः हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर और कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा तथा बाड़मेर और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में, भारत के इन क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमारा अगला बिंदु है 33वां। खनिजों को बाहर निकालने के लिए, खनिजों को
बाहर निकालने के लिए गहन यानी गहरे कूपों यानी कुओं की खुदाई की जाती है। गहरे कूपों यानी कुओं की खुदाई की जाती है, उसे कूप की खनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कूप की खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप की खनन। खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। और अगला हमारा बिंदु है हीरा और यहाँ पर सोना आएगा। कुछ कुछ बिंदु आज बहुत गलत हो गए हैं। हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफ्रीका है। हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है अफ्रीका। ध्यान रखना, ये विश्व के सबसे बड़े खनिजों में अपना एकाधिकार रखने वाले देश हैं। इन देशों को अच्छे से याद कर लेना। अगला है विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे में विश्व में प्रथम बार जल विद्युत उत्पादन किया गया था। जो जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से नॉर्वे देश का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब हमारा 36वां आज का बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है? वो है स्कॉटलैंड में। ध्यान रहे, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन सा है? स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा भूत तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो वो है USA में। कहाँ पर है? USA में। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा भूत तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? USA में। कहाँ पर है? USA में है। और अगला हमारा बिंदु है 38वां। तो हम धीरे धीरे वीडियो के इस अंतिम बिंदुओं की ओर पहुंचते हैं और अंतिम 3-4 दो बिंदु बचे हुए हैं, उन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और बाद में आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वाले वीडियो में और अधिक आपके लिए रोचकतापूर्ण तथ्यों का समावेश आपके सामने रख सकूं, जो NCERT पुस्तकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? फ्रांस में। विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कल्पक्कम स्थित है। कल्पक्कम एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम कहाँ स्थित है? भारत में। ध्यान रखना। लास्ट और अंतिम बिंदु आज का, अधात्विक खनिज मुख्य रूप से कौन से सेलों से निकाले जाते हैं? तो ध्यान रखना, अधात्विक खनिज मुख्य रूप से औषधि सेलों से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? औषधि सेलों से निकाले जाते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको हर इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।